हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मंजीत सिंह और आज मैं आपको स्टील स्ट्रक्चर में कंप्रेसिव मेंबर का क्वेश्चन बताऊंगा। इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको कंप्रेसिव मेंबर का के कुछ क्वेश्चन लगाया हुआ हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लेंगे तो और अच्छे से ये वीडियो समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 2 ISA 200 × 150 × 15 mm have been connected with 20 mm thickness back to back of cassette plate। दो ISA एंगल है, ISA का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड एंगल। दो एंगल यहाँ यूज किया गया है जिसका साइज 200 × 150 × 15 mm है, जो कि एक 20 mm थिकनेस गसेट प्लेट के दोनों तरफ कनेक्ट किया गया है। सॉरी, बैक टू बैक कनेक्ट किया गया है। बैक टू बैक का इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जब बोथ साइड कनेक्ट किया जाएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, और इस क्वेश्चन में मैं आपको ये बताऊंगा कि जब दोनों एंगल को बैक टू बैक मिला दिया जाए, या ये कह सकते हैं कि केवल एक ही साइड कनेक्ट कर दिया जाए दोनों एंगल को, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। दोनों का मतलब एक ही होता है, जब बैक टू बैक दोनों एंगल को मिलाएंगे तो इसका मतलब यही होता है कि वो दोनों एंगल गसेट प्लेट के वन साइड यूज किया गया है। हैविंग टोटल लेंथ 2000 मिलीमीटर, उसका लेंथ दिया गया है 2000 मिलीमीटर। फाइंड द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर इफ लॉन्ग लेग इज कनेक्टेड एंड यूज FE 250 ग्रेड ऑफ स्टील दिया गया है। और एक कंडीशन और दिया गया है यहाँ पर, एंड्स आर डबल रिवेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि जो उसका एंड है वो डबल रिवेटेड है। या तो सिंगल रिवेटेड का क्वेश्चन देगा और या तो डबल रिवेटेड का क्वेश्चन देगा। यहाँ पर ये नहीं कहा कि कंटिन्यूअस टाइप का या डिसकंटिन्यूअस। जब ऐसा कोई कंडीशन क्वेश्चन में नहीं देता है उसे हमेशा हम डिसकंटिन्यूअस मान के चलते हैं, वैसे क्वेश्चन में दे देता है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दिया हूँ कि कंटिन्यूअस क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, और किस प्रकार अगर मान लीजिए कंटिन्यूअस दे देगा तो हम कैसे उसे सॉल्व करेंगे। हालांकि ये जो क्वेश्चन हमारा है वो डिसकंटिन्यूअस का है, क्योंकि ऐसा कोई उसमें नहीं बताया है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है उसे लिख लेंगे। क्या वैल्यू गिवन दिया गया है आपका, गिवन वैल्यू आप लिखेंगे पहले। साइज ऑफ एंगल दिया गया है आपका 200 × 150 × 15 mm। थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट दिया गया है 20 mm। लेंथ दिया गया है 2000 मिलीमीटर। फाइंड द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर इफ लॉन्ग लेग इज कनेक्टेड। लॉन्ग लेग कनेक्ट किया गया है, या तो लॉन्ग लेग कनेक्ट किया जाएगा या शॉर्ट लेग कनेक्ट किया जाएगा। और FE 250 ग्रेड ऑफ स्टील दिया गया है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहला नंबर आप क्या काम करेंगे कि आप स्टील टेबल का यूज करेंगे यहाँ पर, और इस एंगल का जो साइज दिया गया है उसके लिए आप स्टील टेबल से क्या क्या वैल्यू निकालेंगे, उसका सेक्शन एरिया निकालेंगे। A1 इसको लिख देते हैं, इसका मतलब एक एंगल का एरिया। IXX निकालेंगे, यानी IXX1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस पे उसका। IYY1 निकालेंगे, CXX निकालेंगे और CYY लेंगे। ये 5 वैल्यू आप स्टील टेबल से लिख लेंगे। तो स्टील टेबल में वैल्यू दिया गया है, इसका एरिया दिया गया है 50.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। IXX दिया गया है 2005.6 सेंटीमीटर की पावर 4। IYY दिया गया है 969.9 सेंटीमीटर की पावर 4। CXX 6.20 सेंटीमीटर एंड CYY 3.72 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आप स्टील टेबल से लिख लेंगे, स्टील टेबल आपको अलाउ है। ठीक है,
तो यहाँ पर पहले आप यूनिट पे विशेष ध्यान देंगे, इनको सबको मिलीमीटर में बना लेंगे। जब इसे मिलीमीटर में बनाएंगे तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 25 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं 2005.6 इंटू 10⁴ मिलीमीटर की पावर 4। इसे लिख सकते हैं 969.9 इंटू 10⁴ मिलीमीटर की पावर 4। ये हो जाएगा 62 mm और ये हो जाएगा 37.2 मिलीमीटर। चलिए पहले फिगर बना लेते हैं कैसे बनेगा इसका, ठीक है। तो अगर हम फिगर बनाते हैं तो कैसा बनेगा देखिए। ये एंगल हो गया, सॉरी गसेट प्लेट हो गया, और इस गसेट प्लेट के एक ही साइड दोनों एंगल को कनेक्ट किया गया है, या कह सकते हैं बैक टू बैक। तो एक एंगल आपका हो जाएगा और दूसरा एंगल देखिए, दोनों एंगल बैक टू बैक मिला हुआ है, इसी को बोलते हैं बैक टू बैक, या कह सकते हैं कि गसेट प्लेट के एक ही साइड दोनों एंगल यूज किया गया है, ठीक है। तो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूरा स्टेप बताया हुआ है आपको कि हम कैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं, ठीक है। तो वो स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया Ix और Iyy। तो देखिए यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया वो किसी एक एंगल का दिया गया है, और यहाँ हमें दो एंगल दिए गए हैं, दोनों एंगल को कंबाइंड कर दिया गया है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि इन दोनों को मिलाने के बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका चेंज होगा। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होगा तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब कंबाइंड कर देंगे दोनों को तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। अगर हम बात करें केवल पहले वाले एंगल का, तो इसका x और y एक्सिस कहाँ पे है? देखिए यह पहला एंगल, तो मान लीजिए यहाँ पर y एक्सिस है, ये y1 y1। इसका x एक्सिस कहाँ पे होगा? यहाँ पर जाके कहीं पे होगा, x1 और x1। दूसरे एंगल की अगर हम बात करते हैं तो इसका y एक्सिस कहाँ पर होगा? यहाँ पे होगा, y2 y2। और इसका x एक्सिस कहाँ पे होगा? यहाँ पर होगा। तो हम देख रहे हैं कि दोनों का जो x एक्सिस है वो आपस में मिल गया, यानी एक ही लाइन से होकर के जाता है। अब हम पूरे बॉडी की बात करेंगे। जब दोनों एंगल को गसेट प्लेट से कनेक्ट कर दिया जाएगा तब इसका x और y एक्सिस कहाँ पे होगा? तो देखिए जब दोनों एंगल का x एक्सिस उसी लाइन से होके जाता है तो पूरे बॉडी का भी जो एंगल होगा ना वो उसी x एक्सिस से ही होके जाएगा। तो पूरे बॉडी की अगर हम बात करें तो इसका x एक्सिस यहाँ से होके जाएगा, ये हो गया x एक्सिस। यानी इस एक्सिस पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जहां पे दोनों एंगल का उसी लाइन पर x एक्सिस होकर के जाता है। अगर हम y एक्सिस की बात करें तो कहां पर होगा? इन दोनों y एक्सिस के बीच में होगा, यहां पर होगा। तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो इस y एक्सिस और इस x एक्सिस पे निकालना है। Cxx Cyy क्या होता है? देखिए इस एंगल को यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है ये होता है Cxx। Cxx हमेशा वर्टिकल डिस्टेंस होता है। और Cyy कहां से कहां तक होगा? यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा? ये Cyy हो जाएगा। सॉरी, हमेशा ये यहां से लेते हैं तो ये यहां से लेके यहां तक आपका Cxx हो गया, इसको मैंने यहां शो कर दिया है। Cyy कहां पर होगा? यहां से लेके यहां तक ये होगा। मैंने इसके बारे में और भी लेक्चर बनाया हुआ है, आप वहां पर देख लेंगे, ठीक है। अगर मैं एक अलग से इसको बना के आपको बता दे रहा हूं, देखिए ये एंगल है आपका,
ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। जहाँ पर ये राइट एंगल दोनों मिलता है ना, यहाँ कॉर्नर पे, ये डिस्टेंस आपका होता है सी वाई वाई, और ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है सी एक्स एक्स। ठीक है, तो वर्टिकल डिस्टेंस देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सी एक्स एक्स से हमने यहाँ पे दिखा दिया है, और ये डिस्टेंस होता है सी वाई वाई, उसी कोने से, उसी कॉर्नर से जहाँ पे राइट एंगल दोनों मिला हुआ है, यहाँ से वाई एक्सिस के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सी वाई वाई होता है। तो देखिए ये दोनों वर्टिकल यहाँ पे मिलते हैं, राइट एंगल यहाँ बना हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये सी वाई वाई होगा। अगर सेम आप इस एंगल के लिए भी दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक सी वाई वाई हो जाएगा, यानी ये सी वाई वाई हो जाएगा आपका, और ये वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सी एक्स एक्स हो जाएगा। तो दोनों एंगल में दिखाने की आवश्यकता नहीं है, हम किसी एक एंगल में ही दिखा के उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। अब हमने फिगर बना लिया, इसी फिगर के माध्यम से जो है आप उसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स। कैसे निकालेंगे, पहले एंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई एक्स एक्स वन प्लस उसी बॉडी का एरिया ए वन इंटू एच बार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ये एक एंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दूसरे वाले एंगल का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, इसे क्या होता है, आई एक्स एक्स वन प्लस ए वन एच बार। एच बार क्या होता है, एच डिस्टेंस कितना लेते हैं। जब हम एक्स एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो वहां पर जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे, उस एंगल का एक्स एक्सिस और पूरे बॉडी का एक्स एक्सिस, उसके बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पूरे बॉडी का जो एक्स एक्सिस है और उस एंगल का जो एक्स एक्सिस है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं एच बार। तो अगर हम देखें तो पहले एंगल का जो एक्स एक्सिस है वो यहाँ पर है, और पूरे बॉडी का भी जो एक्स एक्सिस है वो कहाँ पर है, उसी लाइन से होकर के जाता है। जब उसी लाइन से होकर जा रहा है तो उसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो एच बार का वैल्यू है वो 0 हो जाएगा इंटू 2। तो यहाँ अब A1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आई एक्स एक्स वन इंटू 2, तो 2 इंटू आई एक्स एक्स वन। आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं कि आई एक्स एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू आई एक्स एक्स वन, और आई एक्स एक्स वन का वैल्यू हमें पता है कितना है, 2005.6 इंटू 10 टू द पावर 4 मिलीमीटर की पावर 4। इसे सॉल्व कर लेंगे, कितना आता है देखिए, 2 इंटू 2005.6 इंटू 10 टू द पावर 4, 2 इंटू 2005.6 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 2 और ENG कर देंगे तो 80.22 आ गया ये, इंटू 10 की पावर 6 mm की पावर 4। कैलकुलेशन आप चेक कर लेंगे, बट लगाने का जो तरीका है वो वही रहेगा। अब हम आई वाई वाई निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आई वाई वाई, आई वाई वाई बिल्कुल सेम, पहले एंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई वाई वन प्लस A1 इंटू एच बार का स्क्वायर इंटू 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों एंगल का हो जाएगा। इसे भी सॉल्व करेंगे, आई वाई वाई वन प्लस A1 एच बार। अब जब वाई एक्सिस पे ये डिस्टेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहले एंगल का वाई एक्सिस और पूरे बॉडी का जो वाई एक्सिस है, जिस वाई एक्सिस पे हमें निकालना है, उनके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो पहले एंगल का वाई एक्सिस कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है, और पूरे बॉडी का वाई एक्सिस कहाँ पर है, यहाँ पर है। दोनों अलग अलग जगह बना हुआ है, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस है सी वाई वाई। तो यहाँ पर एच बार का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी वाई वाई
और स्क्वायर लगाए स्क्वायर लगा देंगे इंटू 2। अब हमें यहाँ पर वैल्यू पता है सबका, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। IYY1 कितना है आपका 969.9 इंटू 10⁻6 प्लस A1 5025 इंटू CYY का वैल्यू क्वेश्चन में देखो यहाँ पे मैंने IS कोड से लिख दिया है 37.2, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू हो जाएगा 969.9 इंटू 10⁻6 प्लस 5025 इंटू 37.2 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर भी लगा देंगे इंटू 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में तो ये आ गया, तो ये हो जाएगा आपका 1.95 इंटू 10⁻6 सॉरी 9 mm⁴ IYY हो गया। ये हमें निकालना है मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई मिनिमम निकालना है। और आई मिनिमम क्या होता है, IXX और IYY में जो सबसे कम होता है उसको बोलते हैं आई मिनिमम, यानी मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दोनों में अगर देखा जाए तो 80.22 इंटू 10⁻6 है यहाँ पर, और ये 1.95 इंटू 10⁻9, ये 10⁻9 है तो ये ज़्यादा वैल्यू है, कम वाला वैल्यू यही है। तो आई मिनिमम आपका हो जाएगा 80.22 इंटू 10⁻6 mm⁴। तो यहाँ से हमें लीस्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, यानी मिनिमम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया आई मिनिमम। अब जब आई मिनिमम आपने निकाल लिया तो आप निकालेंगे लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। अब आप निकालेंगे लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसे R से डिनोट करते हैं, R मिनिमम इज इक्वल टू अंडर आई मिनिमम अपान में टोटल एरिया। आई मिनिमम कितना है आपका 80.22 इंटू 10⁻6 अपान में एरिया, एक एंगल का एरिया दिया गया है, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों एरिया आपका आ जाएगा। तो 2 इंटू 50 25 ये हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 80.22 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 2 एंड डिवाइड बाई 5025 अंडरवुड आंसर। तो ये हो जाएगा 89.34। ठीक है, इसके बाद अब हम निकालेंगे सिलेंडरनेस रेशियो। और सिलेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडरनेस रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है, इसे हम SR से डिनोट करते हैं। SR इज इक्वल टू L अपान R मिनिमम। L क्या है, इफेक्टिव लेंथ है। तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में दिया गया वो कैपिटल L का वैल्यू दिया गया है, तो हम पहले स्मॉल l निकाल लेंगे। तो देखिए हमें कंडीशन क्वेश्चन में जो दिया जाता है कि 1 रिवेट यूज किया गया, 2 रिवेट यूज किया गया है, तो यहाँ पर देखिए डबल रिवेट यूज किया गया है, डबल रिवेटेड है। तो डबल रिवेटेड में क्या होता है कि जो इफेक्टिव लेंथ निकालते हैं स्मॉल l, इफेक्टिव लेंथ कैसे निकालेंगे 0.85 इंटू स्मॉल l सॉरी कैपिटल L, ये फॉर्मूला होता है। और जो कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालते हैं वो कितना लेके चलते हैं, वो केवल सिग्मा AC लेके चलते हैं। ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे। जब सिंगल रिवेट दिया जाएगा तो इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ, यानी स्मॉल l कैपिटल L के बराबर लेके चलेंगे। और कंप्रेसिव स्ट्रेस में कंप्रेसिव स्ट्रेस कैसे निकालेंगे 0.8 सिग्मा AC, यानी 0.8 फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं सिग्मा AC में।
जब डबल रिवर्ट दिया जाता है तो उस लेंथ में 0.85 फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, और जो कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है उसमें किसी भी फैक्टर का मल्टीप्लाई नहीं करते, वो सेम टू सेम वही ले लेते हैं। तो ये स्मॉल एल का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 0.85 इंटू एल का वैल्यू दिया गया 2000 डिवाइड बाई आर मिनिमम 89.34, तो ये आपका हो जाएगा 0.85 इंटू 2000 डिवाइड बाई 89.34, 19.02 आ गया ये 19.02 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस सिलेंडरनेस रेशियो और ग्रेड ऑफ स्टील, ये इस दोनों के अकॉर्डिंग हम स्टील टेबल से कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा एसी का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें जो स्टील टेबल दिया गया है उस स्टील टेबल में कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालने के लिए FE यानी ग्रेड ऑफ स्टील और सिलेंडरनेस रेशियो, इन दोनों के बेसिस पे ही वो टेबल बनाया गया है जिससे हम कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालते हैं। तो ये दोनों हमें पता है, तो कैसे निकालेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस वो आप देखेंगे। एक तरफ हम लिख लेते हैं सिलेंडरनेस रेशियो और दूसरी तरफ लिख लेते हैं सिग्मा एसी। तो 19.02 इसके लिए आपको जो है स्टील टेबल में नहीं मिलेगा। स्टील टेबल में अगर जो आप देखेंगे तो कितने का दिया गया है, वहाँ पर 10 के लिए दिया गया है और 20 के लिए दिया गया है। तो देखिए किसके किसके बीच में है, 10 और 20 के बीच में है। तो जब सिलेंडरनेस रेशियो 10 होता है तो सिग्मा एसी कितना होगा, FE 250 के लिए 150 होता है। जब 20 सिलेंडरनेस रेशियो होता है तो सिग्मा एसी कितना होता है, 148 होता है। तो ये दोनों का तो वैल्यू दिया गया है, लेकिन हमें निकालना कितना है, 19.02 का निकालना है। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे, हम दोनों का डिफरेंट निकाल लेंगे पहले। तो दोनों का डिफरेंट देखा जाए, अगर सिलेंडरनेस रेशियो में 10 का डिफरेंट है तो ये डिफरेंट कितना है, 2 का डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए एक सिलेंडरनेस रेशियो का अगर डिफरेंट निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा। और हमें कितने का निकालना है, 10 का तो हमें मालूम है, 9.02 का निकालना है, 9.02 का। तो ये हो जाएगा 2/10 इंटू 9.02। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 9.02 डिवाइड बाई 10, तो 1.802 आ गया। अब देखिए अगर सिलेंडरनेस रेशियो बढ़ता है तो सिग्मा एसी का वैल्यू कम होता है, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, इसको और इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19.02 वही हो जाएगा जितने सिलेंडरनेस रेशियो के लिए हमें फाइंड आउट करना है। और इधर माइनस कर देंगे हम, 150 में 1.802 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 148.196। ये हो गया आपका सिग्मा एसी का वैल्यू 148.196। अब हमें सिग्मा एसी का वैल्यू मालूम हो गया। अब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज इक्वल टू कंप्रेसिव एरिया इनटू कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव एरिया कैसे निकालेंगे, दोनों एंगल का एरिया ले लेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 एंगल दिया गया है और एक एंगल का एरिया दिया गया है 5025। ये हो गया टोटल कंप्रेसिव एरिया इनटू कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना लेके चलेंगे, सिग्मा एसी लेके चलेंगे। देखिए यहाँ सिग्मा एसी दिया गया है, तो 2 इंटू 5025 इंटू चाहो तो एक बार फॉर्मूला लिख लीजिए, 2 इंटू A1 टोटल एरिया हो गया, इंटू सिग्मा एसी का वैल्यू रखिए 148.196। तो ये आपका हो जाएगा इंटू 2 इंटू 5025।
1.48 इंटू 10⁶ न्यूटन। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार मैं और भी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं कंप्रेशन मेंबर के, डिजाइन के भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और जहाँ भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको बहुत अच्छा समझ में आता है, तो आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे। और अब अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लेंगे, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे जिस प्रकार आपको ये समझ में आता है उसी प्रकार और लोगों को भी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो फिर मिलूंगा मैं एक नए क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।